तो स्टार्टिंग विद द चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट मैनेजमेंट वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वाइड कॉन्सेप्ट है। अब लेकिन अगर हम उसे एक डेफिनेशन में कन्वर्ट करें तो देखो मैनेजमेंट की डेफिनेशन अभी सिर्फ इतना इतना देखो। मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इन इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर। देखो क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? काम करवाना है दूसरों से, लिखा है ना थ्रू अदर्स। किस लिए करवाना है? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, क्योंकि हमें गोल अचीव करना है। अब इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या आती है जो एक मैनेजर को मैनेजमेंट करने के लिए वाकई एक रिस्पॉन्सिबल बनाती है? उसमें लाइन ये आती है इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर में। इफेक्टिव और इफिशियंट होना चाहिए। देखो क्या है, प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इन इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन में तीन चीज़ें आई मीन, प्रोसेस है, इफेक्टिव है और इफिशियंट है, ठीक है। अब देखो इफेक्टिव और इफिशियंट इन दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, मिनिमल डिफरेंस है। देखो पहले इनका कॉमन मीनिंग समझो। बोथ मीन्स डूइंग राइट टास्क ऑन राइट टाइम, यानी कि सही काम करना है, सही टाइम पे पूरा होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश का होमवर्क मिला है तो आप उसे इंग्लिश की ही कॉपी में करेंगे और आपको उसे कल ही सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बता दिया गया है? राइट टास्क करना है, राइट टाइम पे करना है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है? दोनों में डिफरेंस ये आता है, जो इफेक्टिव होता है उसमें क्या होता है? मोर अटेंशन ऑन अचीविंग गोल ऑन टाइम। बस इसमें यही एक डिफरेंस आता है कि किसमें ज़्यादा अटेंशन रहता है? गोल पूरा होना चाहिए, टाइम पे पूरा होना चाहिए, ठीक है। बस रिजल्ट से मतलब रहता है, एंड कंसर्न का क्या है? रिजल्ट है बस। और वहीं इफिशियंट में क्या आ जाता है? मोर अटेंशन ऑन अचीविंग गोल विथ मिनिमम रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कम यूज होने चाहिए, लेकिन हाँ क्वालिटी अश्योरेंस मैटर करता है। क्या मैटर करता है? क्वालिटी, क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी मैटर करती है। अब देखो रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? रिसोर्सेज, टाइम हमारा कम यूज़ होना चाहिए, एनर्जी हमारी कम लगनी चाहिए, मैन पावर जो हमारा लेबर है, स्टाफ है, या जो हमने एम्प्लॉयज़ हायर कर रखे हैं वो हमारे कम यूज़ होने चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी की इन्वॉल्वमेंट कम होनी चाहिए। अब देखो मनी की इन्वॉल्वमेंट कम करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी बिल्कुल आप जीरो रखोगे, नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। वहीं यहाँ पे कोई क्वालिटी मैटर नहीं करेगी, बस आप अपना अटेंशन किस पे रखना है? गोल अचीव करना है, टाइम पे अचीव करना है, ठीक है। गोल अचीव करना है, कैसे करना है? टाइम पे अचीव करना है। इसमें क्वालिटी मैटर करेगी विथ मिनिमम रिसोर्सेज इन्वॉल्वमेंट। बस इतना ही इसके अंदर आता है इफेक्टिव और एफिशिएंट में। तो जो एक मैनेजर होता है उसे प्रॉपर बैलेंस करना होगा इफेक्टिव और एफिशिएंट के अंदर, ठीक है। अब देखो ये बहुत छोटा सा है, भी आगे ये बहुत डेप्थ में जाएगा ये कॉन्सेप्ट। देखो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से होते हैं? मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं? मैनेजमेंट के अंदर क्या करना क्या होता है? मैनेजमेंट के अंदर आपको प्लानिंग करनी होगी, आपको ऑर्गेनाइज करना होगा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। आपको प्रोसेस सभी ऑर्गेनाइज करके रखने पड़ेंगे। अब देखो स्टाफिंग होता है इसके अंदर, आपको स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट के लिए भी, और आपको बॉटम लाइन ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा। इसमें स्टाफिंग और सिलेक्शन प्रोसेस आएंगे आगे। डायरेक्टिंग होगा आपका, कंट्रोलिंग होगा। कंट्रोलिंग बहुत मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहा है, वो मोस्ट फेवरेट चैप्टर है मेरा कंट्रोलिंग, ठीक है। अब देखो इसे इसी सीक्वेंस में याद रखना, कोड बना दिया POSDC, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक बार फिर से देख लो, मैनेजमेंट एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाना होता है मैनेजमेंट में। किस लिए करवाना होता है? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, कैसे? इन इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर। मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से पार्ट आ गए? प्रोसेस है, इफेक्टिव है, इफिशियंट है। दोनों का मतलब होता है डूइंग राइट टास्क ऑन राइट टाइम। अब डिफरेंस जब करने की बात आ जाएगी तो कर लोगे आराम से। क्या करोगे तुम लोग? मोर अटेंशन ऑन अचीविंग गोल ऑन टाइम, ठीक है, वो इफेक्टिव होता है। गोल होना चाहिए, टाइम पे पूरा होना चाहिए, बस क्वालिटी या रिसोर्सेज हमें कुछ मतलब नहीं है। और वहीं इफिशियंट में क्या है? मोर अटेंशन ऑन अचीविंग गोल विद मिनिमम रिसोर्सेज। मिनिमम रिसोर्सेज में क्या है? टाइम है, एनर्जी है, मैन पावर है, लेकिन मनी का पूरा फोकस रहता है कि कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट कम से कम होना चाहिए। लेकिन कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट कम होगा तो इसका ये मतलब नहीं कि क्वालिटी बिल्कुल आप जीरो रख दो, क्वालिटी इसमें मैटर करती है और करती रहेगी। बस बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, ये 7 टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक, इंटेंजिबल। इनको वन बाय वन हम लोग सीखेंगे, ठीक है। पहला आता है गोल ओरिएंटेड। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी रहे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल बना रहे आपका, हॉस्पिटल बना रहे आपका, फूडिंग सेंटर आपका बना रहे हैं, ठीक है, या एक्सेट्रा कुछ भी आपका बना रहे हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ गोल है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन है तो इन सभी का गोल है। स्कूल का क्या गोल है? एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन है। हॉस्पिटल का क्या है? ट्रीटमेंट है, ठीक है। फूडिंग का क्या है? फूड सर्विस है आपकी, ठीक है। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ इनका गोल है, तो इन्हें ये गोल फुलफिल करना होगा। अब देखो गोल ओरिएंटेड में क्या हो जाता है? वॉट एवर बी द ऑर्गेनाइजेशन, वॉट एवर बी द लाइन ऑफ मैनेजमेंट, द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द डिजायर्ड
गोल, बस गोल को अचीव करना है, इफेक्टिवली करेंगे, इफिशिएंटली करेंगे। लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई गोल ही नहीं होगा तो कोई मैनेजमेंट होगा ही नहीं, वहाँ कोई मैनेजमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए बोलते हैं थस नो नो गोल नो मैनेजमेंट। ठीक है, अगर कोई गोल नहीं होगा तो कोई मैनेजमेंट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी रहे, उसे अगर वर्क करना है, उसे अगर सर्वाइव करना है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए। ठीक है, और उस गोल को सर्वाइव आप कैसे कर पाएंगे? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई गोल नहीं होगा तो कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, कंपनी सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है कॉमन टू ऑल, जिसे हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, ठीक है। अब देखो परवेसिव कैसे मैनेजमेंट में आता है। देखो मैनेजमेंट इज परवेसिव मीन्स इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि उसका यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेड किया गया है मैनेजमेंट। देखो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी रहे, उसका साइज, कैरेक्टरिस्टिक या रीजन, कौन कौन से टर्म्स है? साइज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, या फिर उसका ये रीजन कोई भी बना रहे, ठीक है, लोकेशन कुछ भी बनी रहे, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे कोई भी बैरियर बना रहे, मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट हर जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आपका कुछ ना कुछ इन ऑर्गेनाइजेशन का गोल है तो आप इन्हें इफेक्टिव और इफिशियंट मैनर में आप इनको फुलफिल करेंगे। ठीक है, चाहे कुछ भी जगह बनी रहे, कोई भी लोकेशन बनी रहे, वेदर स्मॉल, वेदर लार्ज, वेदर सोशली, रीजनली और एनी बैरियर टाइप, मैनेजमेंट इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर थर्ड पॉइंट की, मल्टी डायमेंशनल। देखो मल्टी डायमेंशनल के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब इन तीनों को लाइन बाय लाइन देखो, समझो, बहुत ईजी है। देखो मल्टी डायमेंशनल यानी कि कई डायरेक्शन, कई डायमेंशंस हैं जिसके, तो वो मैनेजमेंट कैसे हुआ? देखो उसके अंदर आता है फर्स्ट पार्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क। देखो वर्क को मैनेज करना, इतना समझ में आ ही रहा होगा, बिल्कुल बेसिक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसके अंदर क्या आता है? द रेगुलर वर्क इज नाउ कन्वर्टेड इन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। देखो पहले ये समझो कि बिना मैनेजमेंट के कैसे, अगर कोई मैनेजमेंट नहीं होगा तो बस लोग काम किए जा रहे हैं, काम होता जा रहा है, कुछ पता नहीं कि वो काम कैसे होना है, कब तक होना है और वो क्यों हो रहा है, और वो किसे सबमिट करना होगा, ये कुछ अभी फिक्स नहीं है। लेकिन वही रेगुलर वर्क कन्वर्ट हो जाता है किस में? ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल में वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है, वो वर्क उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है? वो वर्क हो जाता है प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है। देखो लिखा है रेगुलर वर्क जो है, रोज का जो काम होता जा रहा है जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है गोल्स में, यानी कि कुछ टारगेट में वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, अब इसका देखो सेकंड पॉइंट क्या आता है, हाउ एंड वॉट वर्क इज टू बी डन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर हमें ये भी पता चल जाता है कि हाँ भाई कौन सा काम है और वो कैसे करना होगा। ठीक है, विदाउट डायरेक्शन कुछ मतलब ही नहीं है, डजेंट मेक एनी सेंस। तो जब कोई डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ भाई वर्क कैसे होना है और क्या काम होना है, तो यही है मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर कि हाँ भाई वर्क को आपको मैनेज करना है। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर क्या आता है, वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ये कंफर्म हो गया, वर्क मैनेज भी हो रहा है, ये भी कंफर्म हो गया। अब देखो उस वर्क को कर कौन रहा है? अभी रोबोट्स इतने आए नहीं है जो वो सारा वर्क कर ले। ठीक है, उस वर्क को कौन कर रहा है? उस वर्क को कर रहा है पीपल वर्क कर रहे हैं। अब पीपल को भी मैनेज करना है, तभी मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी बनता है। देखो पीपल को कैसे मैनेज करोगे? द वर्क इज टू बी डन बाय द पीपल, ये हमें सबको पता है कि वर्क कैसे हो रहा है, पीपल के थ्रू हो रहा है। अब उसी पीपल को मैनेज कैसे करेंगे? डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल और ग्रुप्स। जो मैनेजमेंट है वो हमें ये बता रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल कैसे करना है। जो मैनेजर होगा वो देखो एम्प्लॉयज से चाहे अकेले में या फिर ग्रुप्स में यानी कि टीम में वर्क करने के लिए वो बात उनसे करेगा, वो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देगा, गाइडेंस उन्हें देगा, उनकी जो भी स्ट्रेंथ या उनकी जो भी वीकनेस है उनका पूरे पोटेंशियल के साथ उन्हें बताएगा कि हाँ भाई आप इस डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो, या आपसे यहाँ यहाँ मिस्टेक्स हो रही तो आप इन्हें ओवरकम करो, या आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे है तो आप इस पर और अपना पूरा एफर्ट डालो। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करना होता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर मैनेजर मैनेज करता है इन चीज़ों को। देखो काम हो रहा है पीपल के थ्रू, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन उन पीपलों को मैनेज कौन करेगा? मैनेजर मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेगा? वो उन्हें इंडिविजुअली भी बता सकता है या फिर पूरा टीम को बता सकता है, डायरेक्शन दे सकता है उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर, उनके वीकनेस के ऊपर। वो उन्हें बताएगा कि हाँ भाई आप इधर पे मिस्टेक कर रहे हो तो आपको इधर पे आपको करेक्शन की जरूरत है, या आपकी स्ट्रेंथ इधर है तो आप इस पर और एफर्ट डाल सकते हो। और उन्हें उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्हें उस फिक्स डिपार्टमेंट में वो ऑर्गेनाइज कर सकता है, उन्हें स्टाफ कर सकता है। ठीक है, यही आ गया, वर्क मैनेज हो गया। अब वर्क करने वाले पीपल भी मैनेज हो गए। अब देखो ऑपरेशंस क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस यानी कि ऑपरेशंस का मतलब होता है एक्टिविटी, यानी कि डे टू डे एक्टिविटी जो होंगी बिजनेस की, चाहे वो डे टू डे एक्टिविटीज बनी रहे या फिर वो वास्ट एक्टिविटी बनी रहे, यानी कि मेन एक्टिविटी बनी रहे मैनेज ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है,
अब इसके अंदर क्या आता है, देखो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस यानी कि मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें आता है मीटिंग द डे टू डे रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बताता है कि हाँ भाई आप अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डे टू डे जो उनकी एक्टिविटी रहेंगी, यानी कि रेगुलरली फॉर एग्जांपल अगर सेल्स चेक करनी हो या कुछ भी उन्हें चेक करना हो या कस्टमर एडवर्टाइजमेंट कुछ भी बहरहाल हो उनका, वो उन्हें डे टू डे अचीव करनी होती है। तो ये मैनेजमेंट होगा किसका, एक्टिविटी, एक एक्टिविटी का मैनेजमेंट हो गया। देखो डे टू डे एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट की मैनेजमेंट हो गया, कैसे हुआ, इफेक्टिवली हुआ। ठीक है, अब देखो प्रोडक्शन एंड डिलीवरिंग लाइन, ये तो देखो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, हाँ है ना। प्रोडक्शन लाइन और डिलीवरिंग लाइन यानी डिस्पैच होना, इसमें पूरा एफर्ट चाहिए होता है मैनेजमेंट का, है ना। इसे भी फुलफिल करता है एक्टिविटी को। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट यहाँ पे भी आता है जो ये ओवरसी करता है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स टू अचीव डिजायर्ड गोल, टू अचीव डिजायर्ड गोल, गोल को अचीव करना होगा इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या बताता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट बना रहे, मैनेजर को उसे मैनेज करना होगा, उनकी एक्टिविटीज को मैनेजर को मैनेज करना है। ठीक है, ये हो गया। देखो 3 पार्ट्स थे इसके अंदर, वर्क, पीपल और ऑपरेशंस। कोई भी रेगुलर वर्क हो रहा हो बिना मैनेजमेंट के तो वो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन वहीं अगर उसमें मैनेजमेंट आ जाए तो वही वर्क किसी गोल में, किसी टारगेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे फुलफिल करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मैनेजमेंट बताता है कि हाँ भाई जो रेगुलर वर्क हो रहा था उसे अब आगे आपको कैसे करना है और किस तरीके से करना है, तो इसका इधर पे आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट पीपल क्या बताता है कि हाँ भाई जो वर्क हो रहा होता है उसे पीपल कर रहे होते हैं, तो उन पीपल को कैसे मैनेज करना होता है, वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल आ जाता है। उनकी कैपेसिटी, उनके फेलियर, उनकी वीकनेस के ऊपर मैनेजर वर्क करता है, तो उन्हें उनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज होता है, तो वो उनकी मिस्टेक्स को या उनकी स्ट्रेंथ को वो ओवरकम करके और भी इफेक्टिव और इफिशियंट एम्प्लॉयज बन जाते हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस बता देता है कि जो भी आपकी चाहे बेसिक डेली रिक्वायरमेंट हो या कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हो आपकी, या फिर आपके मल्टी डिपार्टमेंट्स हो, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस यानी कि मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट के थ्रू इस एक्टिविटी को भी, इन ऑपरेशंस को भी ओवरसी कर लेगा, इनको कंप्लीटली वर्क करवा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस यानी कि जो परपेचुअल, यानी कि मैनेजमेंट एक परपेचुअल यानी कि कंटिन्यूस फीचर शो करता है। देखो मैनेजमेंट के अंदर कई सारे फंक्शन होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं, अलग अलग होते हैं वो फंक्शंस। देखो कैसे होते हैं वो फंक्शन, कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। ये पढ़ा है, तब ये फंक्शन है किसके, मैनेजमेंट के। अब देखो जो मैनेजर होता है उसे मैनेजमेंट करना होता है, अब वो एक ही दिन मैनेजमेंट करके थोड़ी ना छोड़ देगा, नहीं, उसे ये वर्क करते रहना होगा जब तक कि वो कंपनी के अंदर है। ठीक है, मैनेजमेंट एक ऐसी साइकिल है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। अगर वो मैनेजर आज प्लानिंग कर रहा है तो उसे ऑर्गेनाइज भी करना होगा, उसे स्टाफिंग भी करनी होगी, उसे डायरेक्टिंग भी करनी होगी, उसे कंट्रोलिंग भी करनी होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि उसने अगर आज मंडे को ये कंट्रोलिंग कर ली है तो वो ट्यूसडे को नहीं करेगा, नहीं, उसे ट्यूसडे को भी क्या, उसे वेडनेसडे, सैटरडे हर दिन उसे करनी ही करनी होगी ये कंट्रोलिंग। ठीक है, उसे एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट भी करना होगा कि हाँ आपको कैसे वर्क करना है, आपको कैसे वर्क करना है, ये आपकी मिस्टेक इधर कहाँ हो रही है। ठीक है, उसे स्टाफ को भी अपॉइंट करके रखना होगा, भले रेगुलरली बेसिस पे वो स्टाफ अपॉइंट ना करे, लेकिन कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं तो स्टाफ अपॉइंट होता ही है, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं स्टाफ अपॉइंट हो रहा होगा, या उनको अलाइन करना होगा। ठीक है, उनकी कैपेसिटी, उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको स्टाफ को अपॉइंट करना होगा, अलाइन करना होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज करनी होगी उन सभी की ड्यूटीज़ उनको। ये एक कंटिन्यूस साइकिल है जो मैनेजर को परफॉर्म करनी ही रहनी होगी। ठीक है, मैनेजर की कंटिन्यूस सीरीज ऑफ ड्यूटीज हैं, यानी कि ए मैनेजर कंप्राइजेस ए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, मैनेजर जो है वो एक कंटिन्यूसली ड्यूटी को करता ही रहेगा, इन्हीं ड्यूटी को मैनेजर को करना होगा। ये नहीं कि आज कर लिया तो कल नहीं करेंगे, मैनेजर को करते रहना होगा, इसीलिए मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रुप एक्टिविटी की, कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी कैसे है। देखो ग्रुप एक्टिविटी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ग्रुप बना हुआ है, मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट सिंगल पर्सन के लिए नहीं होता है, मैनेजमेंट कभी भी सिंगल पर्सन के लिए नहीं हुआ है, ऑलवेज ग्रुप एक्टिविटी रहेगी। कैसे ग्रुप एक्टिविटी रहेगी, देखो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, जब ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग इतनी बड़ी होती है तो सोचो रियलिटी में ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है। ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट होते हैं, और प्लस उसमें बॉटम लाइन अलग से होती है। ठीक है, जो इनसाइड लाइन है, जो बिल्कुल अनसीन लाइन रहती है। ठीक है, इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सिंगल पर्सन तो कभी भी सपने में सोचना भी मत कि एक सिंगल पर्सन एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर लेगा, वो चला लेगा, बिल्कुल नहीं चलाएगा। हमेशा एक ग्रुप की जरूरत रहेगी और उस ग्रुप के अलग अलग गोल रहेगा, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एचआर
HR डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर रहेगा और उस मैनेजर के अंदर स्टाफ रहेगा, ठीक है, स्टाफ रहेगा, एम्प्लॉयज़ रहेगा। और अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर रहेगा और उसके अंदर स्टाफ रहेगा, ठीक है। और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर एक मैनेजर रहेगा और उसका स्टाफ रहेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उनके एक एक सिंगल मैनेजर हैं। तो कभी भी HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट का सिंगल एक मैनेजर नहीं रहेगा कभी भी, इसका हमेशा ग्रुप बना रहेगा, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मैनेजर रहेंगे, सिंगल एक्टिविटी ये बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा ग्रुप की जरूरत रहेगी। इन सभी का एक ही गोल रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर, ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टेन गोल को इन्हें अचीव करवाना होगा, ठीक है। ये चीज़ है। आगे देखो डायनेमिक फंक्शन को, मैनेजमेंट कैसे डायनेमिक फंक्शन को करेक्ट करता है। देखो डायनेमिक का क्या मतलब है, कीप्स ऑन चेंजिंग, जो चेंज होता रहे। एग्जाम्पल देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन ए है, ये ऑर्गेनाइजेशन बी है, ये ऑर्गेनाइजेशन सी है, ये ऑर्गेनाइजेशन डी है। अब ये चारों ऑर्गेनाइजेशन जिस जगह पे हैं या जो इनका एटमॉस्फेयर बन रखा है, जो इनका एनवायरनमेंट बन रखा है, उसे बिजनेस में बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, उसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इस बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए तुम लोग मैनेजमेंट ले आओगे, लेकिन ये एनवायरनमेंट तुम्हें शांति से नहीं काम करने देगा। ये क्या करेगा, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स ले आएगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि जो तुम्हें टैकल करने होंगे, यानी कि जो मैनेजमेंट को टैकल करने होंगे ताकि कंपनी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर फंक्शन करती रहे और वो अपना गोल टाइम पे अचीव कर पाए विद मिनिमम रिसोर्सेज इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया तुम्हारा सोशल, दूसरा हो गया पॉलिटिकल, थर्ड हो गया टेक्निकल, फोर्थ हो गया इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ये कंपनी के प्रॉपर मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए फैक्टर आते हैं, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। इन फैक्टर को ओवरकम करता है कौन करता है, या इन्हें टैकल करता है यानी सॉल्व करता है कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की हम बात करें, फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है या कुछ नया कंप्यूटिंग सिस्टम आया है, तो उसको वो यानी कि तुम जान रहे हो अगर वो नया आया है तो यानी उसकी इफिशियंसी उस फंक्शन की, उस सिस्टम की अच्छी है, यानी कि अपग्रेडेड सिस्टम है उसका, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन में लाना मैनेजर के लिए सही डिसीजन होगा। लेकिन उस नई टेक्नोलॉजी को जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे समझेंगे, तो उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करेगा कौन, मैनेजमेंट करेगा। अगर कुछ फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे प्राइस रेट चेंज हुआ है या टैक्स रेट चेंज हुआ है तो कंपनी इस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन इस इकोनॉमिक डिसीजन से डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो मैनेजर जो होगा वो अपने थोड़े से मैनेजमेंट टाइप को वो चेंज करेगा, मैनेजर अपने मैनेजमेंट टाइप को चेंज करेगा और वो कंपनी को उस इकोनॉमिक जो न्यू रेट आई है उससे फैमिलियर करवा देगा, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट को अपना कीप्स ऑन चेंजिंग या फिर फ्लेक्सिबल, मैनेजमेंट को अपना मैनेजर को अपना मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल रखना होगा, यानी कि अगर कोई भी चेंजिंग एनवायरनमेंट हुआ तो मैनेजर खुद ब खुद अपने मैनेजमेंट स्किल्स को या अपनी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चेंज कर लेगा, ठीक है। ये होता है इसके अंदर डायनेमिक फंक्शन के अंदर। अब बात कर लेते हैं इंटेंजिबल फोर्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर पूरा सिस्टमेटिक ऑर्डर है, वहाँ पे सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे इफ़िशिएंट वर्क हो रहा है, वहाँ पे गोल अचीव हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या बता रहा है, ये एक ऐसी फोर्स है जो इस चीज़ को कर पा रही है। तो ऐसी फोर्स का क्या नाम है, ऐसी फोर्स का नाम है मैनेजमेंट। जिसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसे फील किया जा सकता है। तो यानी कि ये क्या चीज़ को शो कर रही है, प्रेजेंस शो कर रही है मैनेजमेंट की। ऑर्डर सब सिस्टमेटिकली फुलफिल हो रहा है, सब सिस्टमेटिकली ऑर्डर में चल रहे हैं, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ भी है, इफिशियंट वर्क हो रहा है, कॉस्ट जो आ रही है वो कम आ रही है, क्वालिटी अश्योरेंस हो रही है, गोल भी अचीव हो पा रहे हैं टाइम से। तो ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि एक प्रॉपरली मैनेजमेंट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजर जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। देखो जो मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट जो है वो जल्दी दिख जाता है एक प्रॉपर मैनेजमेंट के कंपेयर करें तो। देखो अगर कंपनी बिल्कुल, अगर इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, सबसे पहले समझ में आएगा कि यहाँ भी कंपनी में कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही है, बहुत बेकार मैनेजमेंट हो रहा है। तो मिसमैनेजमेंट सबसे पहले दिख जाएगा एज कम्पेयर टू अ गुड एंड इफिशियंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक है। इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तुमने पढ़ ली। अब अगर इसे हम एक कोड में कन्वर्ट करके देखें तो वो कोड क्या हो जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 पॉइंट्स है, जो कि तुम्हारे ये 7 पॉइंट्स इधर भी हैं। अब देखो ये कैसे हैं, इसको प्रोनाउंस क्या करोगे, द
जिप्सिम, द जिप्सिम। 10th क्लास की साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने, केमिस्ट्री में। देखो ये कोड हो गया तुम्हारा। डी से क्या हो गया तुम्हारा, ये डायनेमिक, डी से डायनेमिक हो गया। जी से गोल गोल ओरिएंटेड हो गया। फिर जी से क्या हो गया, ग्रुप एक्टिविटी हो गया, ठीक है। पी से क्या हो गया, परवेसिव हो गया, यानी कि कॉमन टू ऑल, यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। सी से तुम्हारा क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। और फिर आई से क्या हो गया, इंटेंजिबल हो गया। एम इंटेंजिबल हो गया, ठीक है। एम से क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल हो गया। मल्टी डायमेंशनल के अंदर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हो गया, ठीक है। तो ये कोड है, इसको तैयार कर लेना। तो ये तुम्हारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कितने, 3 ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। सोशल यानी कि सोसाइटी का क्या ऑब्जेक्टिव है। और पर्सनल यानी कि स्टाफ का क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इंप्लॉयज़ का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट होता है वो अकाउंटेबल होता है फॉर मेकिंग एंड अचीविंग गोल। देखो मैनेजमेंट ही होता है जो एक रेगुलर वर्क को किसी ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करता है और किसी गोल में कन्वर्ट करता है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई भी गोल नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कंपनी का कोई भी टारगेट नहीं होगा, तो कंपनी का रन करना एकदम वेस्ट जाएगा, कुछ उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैनेजमेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गोल को बनाए और उसे कैसे अचीव करना है वो भी मैनेजर को मतलब बताना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। तभी ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी। इसमें आगे लिखा है, इट हैज़ टू पुट इन कंसर्न द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर्स। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे आउटसाइड पार्टीज यानी कि इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट या कंज्यूमर्स, ये सारे उसके आउटसाइड पार्टीज हैं, तो इनके इंटरेस्ट को भी यानी इनके बेनिफिट को भी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना होगा, कंसर्न में रखना होगा, ठीक है। उनके बेनिफिटों को भी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के ही अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क उन्हें करने होंगे, ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने होंगे। अगर इनके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे, इन्वेस्टर के, गवर्नमेंट के और कंज्यूमर्स की इनकी डिमांड फुलफिल हो गई, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद ही फुलफिल हो जाएगा। देखो अगला पॉइंट इसमें क्या बता रहा है, मटीरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स का इस तरीके से यूज़ करना कि उनका मैक्सिमम बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाए और उनसे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, यानी कि यूज मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन सच अ मैनर टू गेट देयर पॉसिबल बेनिफिट टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मटेरियल का और ह्यूमन का दोनों का इस तरीके से यूज करो कि उनका सारा बेनिफिट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करने में लग जाए, ठीक है, वो अच्छे से हो पाए। अब देखो इसके अंदर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। पहले आ जाती है थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं इसके अंदर। पहली आ जाती है सर्वाइवल, यानी कि सर्वाइव करना है। अगर कुछ कंपनी फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है, ठीक है, अब नई नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसे पहले इतने सारे बिजनेस एनवायरनमेंट में इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनके अंदर सर्वाइव करनी है अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो पहले उसे सर्वाइवल के लिए सर्वाइव करना है। सर्वाइवल का मतलब क्या हो जाता है, कंटिन्यूएशन, यानी कि कंपनी अपने रेगुलर रेवेन्यूज अर्न करती रहे। अगर सेल हो रहा है तो यानी कि वो सर्वाइव कर रही है। परचेज एंड सेल डे टू डे उनका होना चाहिए, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अच्छे से इनकी ये साइकिल पूरी हो जाएगी, तो ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस इनका सही से चलने लग जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि कंपनी फिर सर्वाइव करने लग गई है, सर्वाइवल स्टेज में कंपनी है, अच्छे से सर्वाइव कर रही है। अब देखो जब रेवेन्यू अच्छे से अर्न हो रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक्सपेंडिचर्स हमारे कम हो जाएंगे और हमारी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो जब रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो कंपनी के पास में प्रॉफिट कलेक्ट होने लग जाएगा, कंपनी फिर प्रॉफिट कलेक्ट करने लग जाएगी, उसको मैनेजर कलेक्ट करता रहेगा। और ये जो प्रॉफिट है ये किस में काम आता है, ये काम आता है हजार्डस एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी में कभी कोई प्रॉब्लम आई या कभी बुरी से बुरी सिचुएशन आई तो इस प्रॉफिट को यूज करके, ये सरप्लस अमाउंट को यूज करके कंपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी में शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज हो गया तो कंपनी इसी प्रॉफिट को यूज करेगी, इसी अमाउंट को यूज करेगी एम्प्लॉयज को हायर करने में। अगर फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल की डेफिशिएंसी हो गई तो कंपनी इसी प्रॉफिट को यूज करेगी उस रॉ मटेरियल को परचेस करने में, और वो कंपनी अपनी इस हजार्डस सिचुएशन से ओवरकम कर लेगी। अगर सक्सेसफुल रनिंग में कंपनी फॉर एग्जांपल अगर कंपनी खुद ही कहीं इन्वेस्ट कर लेगी तो भी कंपनी के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है, तो ये प्रॉफिट है। अब एक स्टेज ऐसी आएगी प्रॉफिट के बाद में कि जब कंपनी इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी कि उसकी इंक्रीजिंग ट्रेंड्स, यानी कि इसके अंदर कंपनी की सेल्स, कंपनी की परचेजेस, कंपनी का प्रोडक्शन, कंपनी के कस्टमर्स और कंपनी का एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग, ये सारे इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या बताता है कि हाँ कंपनी अब प्रिवेल कर रही है मार्केट में, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आ जाए, मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, कंपनी अपना मैनेजमेंट चेंज कर लेगी और कंपनी ग्रोथ कर रही है अच्छे से, और कंपनी आगे भी ग्रोथ करती रहेगी, वो प्रिवेल कर लेगी, यानी कि वो अपने आप को संभाल लेगी कोई भी सिचुएशन है उसमें, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी।
ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बताता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए जो उसे पूरी करनी होती है टू फुलफिल द सोशल कंसर्न। सोशल कंसर्न यानी कि सोसाइटी की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करनी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ देयर कम्युनिटीज। देखो अगर कहीं पे प्लांट खोल रखा है कंपनी ने, अगर किसी कंपनी का प्लांट खोल रखा है, ठीक है, उसके आसपास जो रहने वाली लिविंग कम्युनिटी है उनका क्या, क्योंकि आपने वो जगह खरीद ली लेकिन उसके आसपास भी तो एरिया आप ही को डेवलप करना होगा, है ना। तो ये क्या है, फुल प्रमोट करना वहाँ की अगल बगल वाली कम्युनिटीज को कि वो आपके साथ मैच कर लें, आपको मिसमैच ना करें लेकिन आपके साथ हाँ कुछ हद तक वो आपको मैच कर लें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर कहीं मॉल खोल रखा है और उसके अगल बगल सिर्फ खाली ऐसी बिल्कुल बेकार सी वेस्ट लैंड डली रहे तो कुछ फायदा है, नहीं है फायदा। उसके आसपास भी अगर फॉर एग्जाम्पल कई शॉप्स हों, कई और भी फूडिंग रेस्टोरेंट्स हों, तो वहाँ पे वो एरिया देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो यानी वो क्या बताते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग कम्युनिटीज देयर साइड, ठीक है। अब आ जाता है कंपनी की यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी एक मस्ट फैक्टर है। यानी कि देखो कंपनी को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, इंडस्ट्री को क्या करना है, इंडस्ट्री को ये करना है कि वो टाइम टू टाइम अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकिल करते रहें ताकि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को वो एकदम स्टॉप कर दें, वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, है ना। फिल्टर्स उन्हें अपनी चिमनीज में लगाने होंगे, केमिकल्स को रिवर में फ्लो करने से पहले उनको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। ऐसी वेस्ट को पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए तब जाके वो एनवायरमेंट में आप उनको डिस्पोज कर सकते हो, तो वो कम हजार्डस होंगे, लेस हजार्डस होंगे, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इज मस्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी आता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि वो सिविक अफेयर्स में यानी कि जो सोसाइटी के अफेयर्स है यानी कि सिटीजन के जो अफेयर्स हैं उनमें भी वो पार्ट ले, उनमें भी पार्ट ले। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यूथ इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे यूथ को क्या बोले उसे, यूथ को भी एनकरेज करे कि आप भी सोशल अवेयरनेस में पार्ट करें, सोशल अवेयरनेस में आप भी हिस्सा लें और सोसाइटी को आप भी एक पॉजिटिव माइंडसेट दें कि हाँ भाई आप लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हो एनवायरनमेंट के लिए या सोसाइटी के लिए, ठीक है। ये हो गया सिविक अफेयर्स। जनरल एम्यूनिटीज, ऑर्गेनाइजेशन जनरल एम्यूनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए सोसाइटी। फॉर एग्जांपल बेसिक में अगर बात करें तो यही इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गया, अपना ये वाटर हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है। यही सारे क्या है, जनरल एम्यूनिटीज हैं, बहुत ईजी है। लिविंग इन स्टैंडर्ड इंप्रूव करो, जो आसपास कम्युनिटीज रह रही हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स आप इंप्रूव कर सकती हो, है ना, उनको प्रोवाइड कर सकते हो, शेल्टर रूम्स प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। यही लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाईज, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें लास्ट पॉइंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर आप ओपन करवा सकते हो सोसाइटी के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ओपन करवा सकता है, ठीक है, ताकि इन सबसे क्या हो गया, वेलफेयर, सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर चाहिए, किसका चाहिए, सोसाइटी का वेलफेयर हमें चाहिए। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी रहे, स्मॉल बनी रहे या लार्ज बनी रहे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना ही होगा, मस्ट है। अगल बगल रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं उनका डेवलपमेंट करना होगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करनी होगी, वेस्ट को टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट करना होगा एनवायरमेंट में डिस्पोज करने से पहले। सिविक अफेयर्स यानी कि जो भी सोसाइटी के लिए फंक्शंस हो रहे हैं उनमें खुल के पार्ट करना होगा। यूथ एनकरेजमेंट होता है ना, या वो चाइल्ड एजुकेशन को आप प्रमोट कर सकते हैं। जनरल एम्यूनिटीज प्रोवाइड करनी है सोसाइटी को, यानी कि बेसिक एम्यूनिटीज यानी कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, टॉयलेट्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गई, ये सारी चीजें, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट ये आ जाता है सेकंड लास्ट, लिविंग स्टैंडर्ड आप इंप्रूव करवाइए, अगल बगल रहने वाली कम्युनिटीज को डेवलप करवाइए, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर आप ओपन करवाइए। अब देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, स्टाफ हो गया यानी कि एम्प्लॉयज हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयज हो गया। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है, तो मैनेजमेंट को पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, यानी कि जो स्टाफ है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उस चीज को मैनेजमेंट कैसे करेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके अंदर की जो एक्साइटमेंट है, उनके अंदर की जो फीलिंग है, उनके अंदर की जो डिमांड है, मैनेजमेंट कैसे समझेगा और उन्हें कैसे फुलफिल करना है, यही आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या बताता है, ऑल फंक्शंस इन्वॉल्विंग द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, इसके अंदर वही फंक्शन आते हैं जो एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय क्या चाहता है, एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसे प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिले ताकि वो खुद को अपग्रेड कर पाए, ताकि वो खुद को अपग्रेड कर पाए, वो खुद को एक न्यू वाला वर्जन लॉन्च कर पाए एम्प्लॉय, कि कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए या कुछ भी सिस्टम आ जाए, कोई भी कैसा भी एक्सटर्नल फैक्टर आ जाए, हाँ वो एम्प्लॉय रेडी है उस चीज को टैकल करने के लिए और गोल को वो अचीव कर लेगा, वो अपने अपने टारगेट को जो मैनेजर से देगा उस चीज को फुलफिल कर लेगा, ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर में वो एम्प्लॉय आगे है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिएट अ हेल्दी एंड सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट। वो पर्सनल ये भी चाहता है कि उसको एक हेल्दी और सपोर्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, जहाँ पे देखो सपोर्टिव से क्या मतलब है कि हाँ मैनेजर भी उसे सपोर्ट करेगा, अगर इतने की कोई मिस्टेक हो रही है तो मैनेजर उसे बताए कि कहाँ मिस्टेक हो रही है और
देखो, ठीक है। हेल्थी एनवायरमेंट, वर्किंग एनवायरमेंट। अब देखो, अगर कहीं कंपनी में एम्प्लॉय की वजह से आज जो कंपनी में और अच्छे से अचीव हो गया है और प्रॉफिट आ गया है, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, तो उस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एम्प्लॉय को भी शेयर मिले उस प्रॉफिट में, उसको भी उसका पार्ट मिले उस प्रॉफिट में, ठीक है। एम्प्लॉय को उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इंसेंटिव या रेम्यूनरेशन मिले, चाहे बॉटम लाइन ऑफ मैनेजमेंट में एम्प्लॉय हो या स्टाफ हो या फिर टॉप मैनेजमेंट में एम्प्लॉय हो, ठीक है। उसको उसकी कैपेसिटी, उसके एम्बिशन के अकॉर्डिंग इंसेंटिव या रेम्यूनरेशन मिले, ठीक है। एम्प्लॉय की ये भी डिमांड होती है कि उसको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले। तो ये था मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, सोशल सोसाइटी का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, एंड पर्सनल का क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं जो मैनेजमेंट को फुलफिल करने होते हैं। अगर थोड़ा इस चीज से क्लियर है, ये था आपका फर्स्ट